बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, क्योंकि बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द, अगर बेंजीन के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन की डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हुई है, बेंजीन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, अगर बेंजीन के ऊपर स्ट्रांगली एक्टिवेट ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी जिसमें बेंजीन के ऊपर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मॉडरेट एक्टिवेटिंग होगा। अच्छा, उसके बाद जो होगा वीकली एक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद बेंजीन खुद आएगा। अच्छा, उसके बाद जो होगा वो आएगा जो बेंजीन को मॉडरेट डीएक्टिवेट करता है, और उसके बाद लास्ट में आएगा जो बेंजीन को स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। तो आप देखो, सपोज करते हैं आपको ये दिया गया है फिनोल। अच्छा, दूसरा दिया गया है एनिलीन। अच्छा, फिनोल दिया गया है, एनिलीन दिया गया है, और एक कंपाउंड ये आपको दिया गया है नंबर 3 पर, और नंबर 4 पर ये दिया गया आपको NHCOCH3। टोलिन दिया गया ना पेर, क्लोरोबेंजीन दिया गया है नंबर 6 पे, अच्छा बेंजीन दिया गया है पे, और उसके बाद जो दिया गया है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है नंबर 8 पर, और दिया गया है नंबर 9 पर। की सबसे ज्यादा जो रेट होगा वो होगा एनिलीन। एनिलीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑर्डर नंबर 2 की सबसे ज्यादा होगी। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो डोनेट कर देता है, इसलिए NH2 की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी एनिलीन की। एनिलीन के बाद आएगा फिनोल। अच्छा, फिनोल के बाद आएगा एनिसोल, इसको एनिसोल पढ़ते हैं बेटा। ये फिनोल है, ये एनिलीन है, ये एनिसोल है। ठीक है, तो नंबर 3 पे ये आएगा। अच्छा, नंबर 4 पर ये आएगा NHCOCH3। अच्छा, नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे आएगा टोलिन। बेटा देखो इन, अच्छा बेटा चैप्टर तो
वो ये जो बेंजीन का पढ़ रहे हैं वही चैप्टर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का पूछा गया था, काफी क्वेश्चंस इस तरह के थे कि पूछा गया था किसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, अगर बेंजीन के ऊपर जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। तो चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन्स का चल रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था कि वो पढ़ा दूंगा आपको मैं, स्टेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है या मेसोमेरिक इफेक्ट, ये पढ़ा दूंगा। मगर ये रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन का था, थोड़ा क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ऑर्डर पूछा था उन्होंने। अच्छा देखो, ये दोनों स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है बेटा, दोनों स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, मगर इसका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ज्यादा होगा, ये कम होगा। ये भी दोनों इस तरह है, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। उसके बाद ये वीकली एक्टिवेटिंग में टोलिन आ जाता है। टोलिन के बाद ये क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग है। उसके बाद जो आएगा 5वें नंबर के बाद खुद बेंजीन आएगा, क्योंकि बेंजीन से ये लेस रिएक्टिव है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये बेंजीन की रिएक्टिव को करता है, ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है और ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। तो अब जो आएगा खुद बेंजीन आएगा, बेंजीन के बाद आएगा नंबर क्लोरोबेंजीन, देन नंबर 8 पे आएगा बेंजोइक, और देन नंबर 9 पे आएगा नाइट्रोबेंजीन। तो बेटा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अगर सब्स्टिट्यूशन होनी है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन होनी है, तो सबसे फास्ट इसके अंदर होगी नंबर 2 में। बेटा जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगी, जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप और नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो जल्दी इस पे अटैक करेगा। और इसकी जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगी वो स्लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसके अंदर फर्दर नाइट्रेशन होनी है तो भी स्लो होगी, अगर इसके अंदर नाइट्रेशन होगी तो फास्ट होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पता चलता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, क्योंकि आपको जो मैंने लिखवा दिए थे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, उसके बाद मॉडरेट एक्टिवेटिंग, उसके बाद वीकली एक्टिवेटिंग, उसके बाद था डीएक्टिवेटिंग, उसके बाद था मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, उसके बाद था स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो ये ग्रुप आपको थोड़े याद करने पर आपको रिएक्टिविटी का भी पता चल जाएगा कि किसके अंदर रिएक्शन फास्ट होगा, किसके अंदर रिएक्शन स्लो होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भी है कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हों, बेटा 2 ग्रुप लगे हों, तो तीसरा ग्रुप कहां पे लगेगा। बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं ऑलरेडी, और हमने ये पढ़ा था पहले कि बेंजीन के ऊपर जो पहला ग्रुप लगता है वो कहीं भी लग सकता है, जो दूसरा ग्रुप लगता है वो डिपेंड करता है किस पर, फर्स्ट ग्रुप पर, कि वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। अगर वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। अगर 2 ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं, सपोज करते हैं एक कंपाउंड है जिसके ऊपर 2 ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। अगर मजीद इसके अंदर हम नाइट्रेशन करना चाहते हैं या और कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप कहां पे लगेगा, तो हम देखेंगे इसके डायरेक्टिव के हिसाब से। अब होता यह है कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो विन जो करेगा वो करेगा। बेटा 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो जो डायरेक्टिव होगा, जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगी वो एक्टिवेटिंग के हिसाब से, क्योंकि एक्टिवेटिंग जो था वो विन करता है डीएक्टिवेटिंग पे। बेटा 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो क्या करेंगे हम, जो विन करेगा वो हमेशा एक्टिवेटिंग करेगा। मतलब इसमें भी देखो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है। बेटा बेंजीन में भी यहाँ भी देखो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो वीकली एक्टिवेटिंग है,
और NO2 ग्रुप जो डीएक्टिवेटिंग है, तो जो विन करता है वो हमेशा एक्टिवेटिंग करता है। ठीक है, आप एक्टिवेटिंग के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से नंबरिंग होगी। मतलब नंबरिंग जो करेंगे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मतलब सपोज करते अगर NH2OH लगा हुआ है तो NH2 जो होगा वो विन करेगा OH के ऊपर। अगर OH लगा हुआ है और OCH लगा हुआ है तो OCH3 विन करेगा OCH3 के, मतलब जो OH होगा वो विन करेगा OCH3 के ऊपर। मतलब इस तरह होगा, NH2 विन करता है OH से। अगर NH2 और OH दोनों लगे हुए, दोनों एक्टिवेटिंग है, तो जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा वो किस हिसाब से लगाएंगे हम? NH2 के हिसाब से लगाएंगे। NH2 ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, इसके हिसाब से लगाएंगे नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप। हाँ, अगर OH है उसके साथ OCH3 है तो OH भी एक्टिंग है, OH भी एक्टिवेटिंग है, OH एक्टिवेटिंग है, मिथाक्सी ग्रुप। मगर जो इनमें विन करेगा दोनों में OH करेगा। ठीक है, उसके बाद NHCOCH3 है। अच्छा, उसके बाद फिनाइल ग्रुप है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद मेटा डायरेक्टर है। मतलब इसका मतलब है जो मेटा डायरेक्टर है उसी से मिथाइल क्या है, विन करता है। तो इसमें भी देखो मिथाइल विन करेगा। हाँ, अब मिथाइल के हिसाब से, मिथाइल तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है बेटा, मिथाइल के हिसाब से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो इसकी जो पोजीशन होगी अर्थो वाली, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है। इसका मतलब है यहाँ पे ग्रुप लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे होगी। पेरा पर नहीं होगी क्योंकि पेरा पर ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब है जो मिथाइल है ये अर्थोपैरा डायरेक्टर है, मिथाइल क्या है, अर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो इसकी जो अर्थो पोजीशन है वो ये है और ये 2 और 6। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टर है, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, तो इसकी जो मेटा पोजीशन है 1 2 3 हो जाती है। इसका मतलब है इन दोनों का एक कॉमन पोजीशन है। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है तो मिथाइल के हिसाब हो जाएगी बेटा, मिथाइल के हिसाब से अर्थ हो जाएगी और नाइट्रो के हिसाब से मेटा हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, जो नेक्स्ट इन सब्स्टिट्यूशन होगी, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगी वो हो तो मिथाइल के हिसाब से रही है, मगर दोनों की कॉमन है बेटा, दोनों की कॉमन है। क्योंकि नाइट्रो के हिसाब से देखो 1 2 3, नाइट्रो की मेटा हो गई पोजीशन और हो गई। इसका मतलब है जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा, जो नया आने वाला ग्रुप होगा, ठीक है, सपोज इसको रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, हम NO3 के साथ प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो अब जो नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो यहाँ पे लगेगा या इधर लग जाएगा। और ये पोजीशन नाइट्रो के हिसाब से मेटा है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है, मिथाइल के हिसाब से अर्थो है, दोनों सेम पोजीशन हो जाती है। इसकी अर्थो हो गई पोजीशन और इसकी मेटा हो गई। इसका मतलब है जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो इस जगह पे लगेगा। ठीक है, अगर कौन करेगा, मिथाइल करेगा, मगर प्रोडक्ट सेम बनेगा दोनों के अंदर। जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा वो सिमिलर बनेगा। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है, अच्छा अगर इनकी पोजीशन डिफरेंट है, बेटा अगर इनकी पोजीशन डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए, ठीक है,
यहाँ पे OH लगा हुआ है, और मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब जो विन करेगा वो OH करेगा, और इनकी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से अर्थो ये पोजीशन है, ये अर्थो पोजीशन है, वो हिसाब से बेटा OH के हिसाब से अर्थो पोजीशन है, क्योंकि यहां से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, बेटा 2 6 ये अर्थो पोजीशन है, और फोर्थ जो है वो पेरा पोजीशन है। ठीक है, और नाइट्रो के हिसाब से अगर नंबरिंग करेंगे आप लोग, अगर हम नाइट्रो के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रो के हिसाब से नंबरिंग बेटा इस तरह हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। नाइट्रो के हिसाब से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप लगेगा वो बेटा इसके हिसाब से नहीं लगेगा, नाइट्रो के हिसाब से नहीं लगेगा, मगर वो लगेगा किसके हिसाब से, OH के हिसाब से। ठीक है, मतलब प्रेफर जो करेंगे हम, किसको प्रेफर करेंगे, OH को प्रेफर करेंगे। उस हिसाब से जो नेक्स्ट इनकमिंग होगी ग्रुप लगेगा, जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगी वो इसके हिसाब से होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कि अब आने वाला ग्रुप होगा, इनकमिंग ग्रुप होगा, उसकी जो प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है, वो OH के हिसाब से होगी। मतलब नया आने वाला ग्रुप यहाँ पे भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। इनमें एक तो इनके कॉमन हो जाएगी पोजीशन, बाकी दो तो OH के हिसाब से ही है। बेटा देखो, ये अर्थो पोजीशन है, ये दो अर्थो पोजीशन, एक पैरा पोजीशन है, क्योंकि OH जो ग्रुप है अर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसलिए जो आने वाला ग्रुप होगा अर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, और उसकी जो पोजीशन होगी वो OH के हिसाब से हम देंगे, इस तरह के हिसाब से देंगे, जिसकी ज्यादा प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से जीतेगा वही, विन वही करेगा जिसकी सबसे ज्यादा अपने होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। तो बेटा ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, मेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में लास्ट में आता है, जो मेटा डायरेक्टर है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में लास्ट में आते हैं। इसलिए अगर बेंजीन पर जो है ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो अर्थोपेरा वाले जो होते हैं उनके अंदर सब पोली होती है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होती है, और जो मेटा वाले हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन कम चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि कंपाउंड जिसके अंदर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन या पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, सपोज करते ये है टोलिन, उसको रिलेशन नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। ठीक है,
अच्छा बेटा देखो, टोलिन है और प्लस नाइट्रिक एसिड, टोलिन को रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो टोलिन जो मिथाइल ग्रुप है, अर्थोपेरा डायरेक्टर है, एक्टिवेटिंग है इन सब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें पॉलीसब्स्टिट्यूशन हो जाती है, 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं इसके ऊपर। देखो सब्स्टिट्यूशन पोली हुई है इसके अंदर, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गई इसके अंदर। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, इधर नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अर्थो और पेरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं लगेगा, अर्थो और पेरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है, और बन जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, या इसको कहते हैं TNT। तो देखो इसके अंदर पोलिश सब्स्टिट्यूशन हुई है, मगर पोलिश सब्स्टिट्यूशन मेटा वाली में नहीं होगी बेटा। जो मेटा डायरेक्टर उनके अंदर पोलिश सब्स्टिट्यूशन का मतलब ज्यादा ग्रुप नहीं लगेंगे। इधर देखो एक और एग्जांपल, नाइट्रोबेंजीन है ये, अब ये मेटा डायरेक्टर है, इसको भी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ ही करवा रहे हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, टेम्परेचर भी राउंड अबाउट वही है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, मगर नाइट्रो ग्रुप से एक ही लगेगा मेटा पोजीशन भी। बेटा नाइट्रो ग्रुप से एक ही लगेगा, मेटा लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप नहीं लग पाएगा इसके अंदर बेटा, तीसरा नाइट्रो ग्रुप नहीं लग पाएगा इसके अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर तो सिर्फ 2 नाइट्रो, एक ऑलरेडी लगाओ तो एक सिर्फ लगाए बस मेटा पोजीशन पे, उसके अंदर फर्दर होगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, बेंजीन की रिएक्टिव को कम कर देगा, इससे 2 नाइट्रो ग्रुप भी इसके अंदर लग सकते हैं, और बन सकता है 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, ये बन पाएगा सिर्फ। तो इसका मतलब है जो पोलिश सब्स्टिट्यूशन है बेटा, जो पोलिश सब्स्टिट्यूशन होती है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होती है, वो अर्थोपेरा डायरेक्टर में होती है। जो अर्थोपेरा डायरेक्टर हैं उनमें पोलिश सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि उनकी 2 अर्थ वाली पोजिशन हैं 2 6, और एक पेरा वाली पोजिशन है 3, और मेटा के पास है 2 पोजिशन सिर्फ, ये मेटा के पास 2 पोजिशन हैं, मगर जब उसके ऊपर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाता है तो सिर्फ एक ही मेटा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो एक जो था वो पढ़ाना था मुझे आपको कि भाई बेंजीन के ऊपर अगर 2 ग्रुप लगे हुए, मतलब 2 ग्रुप लगे हुए और फर्दर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो किस हिसाब से होगा, मतलब जो ग्रुप लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा। ठीक है, अब देखो ये है, सपोज करते हैं यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, अब जो विन करेगा वो OH करेगा बेटा, जो OH विन करेगा, तो अब जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा वो OH के हिसाब से लगेगा, या सपोज करते हैं इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूं, इसकी तो चलो कॉमन पोजीशंस हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर सपोज करते हैं एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा वो किस हिसाब से लगेगा, कि OH के हिसाब से लगेगा या CH3 के हिसाब से लगेगा, तो बेटा लगेगा OH के हिसाब से, जो OH की ऑर्थो पोजीशन है और ये पेरा पोजीशन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, यहाँ पे लगेगा, इधर ग्रुप लगेगा, इधर लगेगा, CH3 के हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो OH की है आपको मैंने लिखवाया था वो ज्यादा है CH3 से। इसका मतलब है अब जब इसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप लोग, फर्दर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। OH है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग सकता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगेगा OH के हिसाब से, क्योंकि ये OH की ऑर्थोपैराडायरेक्ट पोजीशन है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसका मतलब है 2 6 आर्थो हो गई, और जो 3 है 3 5, बेटा हो गया, फोर्थ क्या आगे पेरा हो गया। तो OH ऑर्थोपेरा डायरेक्ट है, इसलिए जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा अर्थो पे लगेगा, पेरा पे लगेगा, मगर मेटा पे नहीं लगेगा। अगर इसके हिसाब से हम नंबरिंग करें, मिथाइल के हिसाब से देखें, तो मिथाइल भी अर्थोपेरा डायरेक्टर है, मिथाइल भी अर्थोपेरा डायरेक्टर है। तो जो मिथाइल की पोजीशंस हैं ये अर्थो वाली है, ठीक है, अर्थो वाली है, ये भी अर्थो वाली है, और ये सामने जो 6 है ये इसकी पेरा पोजीशन है, मगर यहाँ पे ग्रुप नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पे लगेगा, सॉरी इधर लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो प्रायोरिटी देंगे हम, अगर 2 ग्रुप लगे हुए और प्रायोरिटी जो देंगे हम उसको देंगे जो इनमें विन करेगा। ठीक है, तो OH के हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे, OH के हिसाब से अर्थोपेरा पे लग जाएगा ये ग्रुप। अच्छा, अब आते हैं जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि लोकलाइज बांड और डीलोकलाइज बांड्स। अच्छा, वो भी इसी चैप्टर के अंदर है बेटा, लोकलाइज बांड और डीलोकलाइज बांड, इसके अलावा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, या इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा जो रेजोनेंस इफेक्ट है या मेसोमर इफेक्ट है, ये भी इसी चैप्टर के अंदर है, मगर ये फेडरर की बुक में है। कल आपको मैंने पेज भी बता दिया था फेडरर की बुक का, कि जिसपे ये लोकलाइज्ड बांड हैं, डीलोकलाइज्ड बांड्स हैं। तो लोकलाइज्ड बांड का आपको कंसेप्ट दे दिया था कि लोकलाइज्ड बांड का मतलब है एक जगह पे फिक्स होना, जो लोकलाइज्ड बांड्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, जबकि डीलोकलाइज्ड जो बांड्स है वो मूव करते हैं, और डीलोकलाइज्ड जो बांड्स है वो मूव करेंगे, उनके अंदर कॉन्जुगेशन होगी, मतलब कॉन्जुगेशन हो सकती है, क्योंकि अगर अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, मतलब पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। जब है वो कहते हैं लोकलाइज्ड बांड्स, दूसरे हैं लोकलाइज्ड बांड्स। याद लो, जिसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होगी उनके अंदर होंगे, जिनके अंदर बेटा कॉन्जुगेशन होगी उनके अंदर बांड्स होंगे, वो फिक्स नहीं होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, मूव करने वाले बांड्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, वो ही होंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट ही हमने पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर एक आता है स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी में बेटा इसका रोल होता है। या इसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। देखो स्टीरिक हिंड्रेंस, बेटा स्टीरिक का मतलब हुजूम, और हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। जाहिर है, जो रिएक्शन की साइड होती है, जो रिएक्शन का सेंटर है, अगर उस पर बड़ा हुजूम होगा, बल्कि ग्रुप लगा हुआ होगा, तो अटैक करने वाला वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, और रिएक्शन तक पहुंच पाएगा इसकी वजह से, हुजूम की वजह से, क्राउड की वजह से। जैसे सपोज ये है कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन लगी, इधर हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, इधर हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है।
यहाँ पे क्लोरीन है। तो अच्छा ये जो रिएक्शन कार्बन सेंटर वाला कार्बन रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन की साइट कह दो, रिएक्शन का सेंटर कह दो। रिएक्शन सेंटर, अच्छा वहां तक कोई रिएजेंट पहुंच नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि क्राउडिंग है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए जो कोई भी आने वाला रिएजेंट होगा, ये सपोज करते हैं इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शंस होते हैं, एक नया न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे अटैक करना चाहता है, तो इसको जगह नहीं मिल रही है, यहाँ पे इसको क्राउडिंग की वजह से अटैक करने में दुश्वारी हो रही है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो अगर के ऊपर बेटा रिएक्शन सेंटर है, क्राउडिंग है, वहां पे हैवी ग्रुप लगे हुए, बल्कि ग्रुप लगे हुए, ठीक है, जो क्या करते हैं? इंटरफेरेंस करते हैं, मैकेनिकल इंटरफेरेंस होती है, और जो रिएजेंट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, उसको रिएक्शन सेंटर तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है, वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसका मतलब है जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो रिएक्शन को स्लो कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब हिंड्रेंस कैसे खत्म होगी? हिंड्रेंस तब खत्म होगी जब सपोज करते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए, जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इसकी हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये सी, इधर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ Cl निकल गया। अब देखो हिंड्रेंस कम हो गई इसके ऊपर, हिंड्रेंस क्या हो गई है? कम हो गई इसके ऊपर, ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो था वो इस साइड से नहीं अटैक कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ये जो अटैक न्यूक्लियो था इस साइड से नहीं अटैक कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल था, इसको अटैक यहां से करना था बेटा, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक इस साइड से करना था, अपोज अटैक करना था, इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, वो उसको रिपेल कर रहा था, इसको अटैक करना था अपोज साइड से, मगर अपोज साइड से क्या था? बहुत ज्यादा हुजूम था, क्राउडिंग थी, बल्कि ग्रुप लगे हुए थे, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल का यहां तक पहुंचना मुश्किल था, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम हो गई है, रुकावट कम हो गई है, क्यों? क्योंकि वो जो Cl था वो रिमूव हो गया, हाइड्रोलाइसिस होगी, कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये इसमें इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, यहाँ से इस साइड से या इधर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो अब इस स्ट्रक्चर है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन वाला बन गया, 3 कार्नर हो गए, इसके पहले 4 कार्नर थे, अब 3 कार्नर हो गए, इसलिए इसको देखो, ये कार्बन है, अब ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, टर्शरी कार्बन। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है इसको, और इजीली अटैक कर सकता है साइड से, मगर अटैक इसको अपोज साइड से करना था, अपोज साइड से इसलिए कि यहाँ पे हेलोजन मौजूद था जो न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहां से दुश्वारी हो, इसलिए क्या हुआ? पहले कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, कार्बोकेटाइन बन गया, मतलब ये वेट में था, इंतजार में था, ताकि थोड़ी हिंड्रेंस कम हो जाए, थोड़ी रुकावट कम हो जाए, उसके बाद ये अटैक करे, ठीक है। तो क्लोरीन के निकलने से क्या हो गया? इसके ऊपर ग्रुप 3 हो गए, ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया, sp2 हैबिट हो गया, पहले sp3 हैबिट था, अब ये sp2 हैबिट हो गया है, और इसके कार्नर भी 3 हो गए। अब फाइल है, यहां से भी अटैक कर सकता है, अपोज साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और इधर से सेम साइड से, यहाँ जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था पहले, हेलोजन सॉरी हेलाइड मौजूद था, वहां से भी अटैक कर सकता है दोनों साइड से, और उसके साथ जुड़ जाएगा ये। अब तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, सी, इधर CH3, इधर CH3,
ये सी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है इस साइड से, या इससे भी लग सकता है न्यूक्लियोफाइल और ये प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग क्यों लिखे हैं मैंने बेटा? अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि इनके अंदर जो होता है ऑप्टिकल आइसोलेशन भी होती है। ठीक, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर। मगर जो कहने का मकसद था वो था स्टीरिक हिंड्रेंस के रिएक्शन जो सेंटर होता है वहां ज्यादा क्राउडिंग होती है, बल्कि ग्रुप लगे होते हैं। ये जो करने वाला होता है वहां पर जो है वो डिफिकल्टी फील करता है, वो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसकी वजह से? हल्के हेवी ग्रुप की वजह से। ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन थोड़ा क्राउडिंग कम, कम हो गई है। अब ये न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैकिंग एजेंट होगा, उस पर इजीली कर लेगा, इस साइड से भी इधर से भी अटैक कर लेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं, इसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इफेक्ट। तो ये स्टीरिक इफेक्ट जो होता है वो अल्काइल हैलाइड का होता है, अल्काइल दूसरी और जगह भी होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। तो जहां भी देखो क्राउडिंग हो, रिएक्शन सेंटर पे क्राउडिंग हो, बड़े ग्रुप लगे हों, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस से मुराद यही है कि बड़ा हुजूम, क्राउडिंग सेंटर है जहां वहां वहां ज्यादा। ठीक है, जिस रीजन का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं या स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रिएजेंट होता है, जो अटैकिंग स्पीशीज होती है, अभी देखो अभी भी हमने पढ़ा था कोई रिएजेंट जो या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। बेटा जो रिएजेंट होगा या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, ये कहाँ पे करेगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, जब वो मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो उस जो मॉलिक्यूल जिस पर अटैक कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि कोवलेंट जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाते हैं? चार्जेस आ जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। ठीक है, पोलरिटी आ जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी आ जाती है, मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। अच्छा, वो पोलरिटी जो है दो टाइप की है। एक परमानेंट पोलरिटी होती है, जो बेटा पोलरिटी एक क्या होती है? परमानेंट होती है। एक होती है टेम्परेरी, मतलब जो मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलरिटी पैदा हुई है, एक तो परमानेंट पोलरिटी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होती है वो टेम्परेरी होती है, जब वो रिएजेंट अटैक करता है उसी टाइम पोलरिटी होती है, और वो बाद में पोलरिटी जो होती है वो जो होती है वो जो है डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। मगर एक जो परमानेंट पोलरिटी है वो रहेगी बिल्कुल। ठीक है, रिएजेंट अटैक करे या ना करे, वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर ही रहेगा, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस की वजह से। ठीक है। तो पोलरिटी जो है वो दो टाइप की थी, एक थी परमानेंट पोलरिटी, अच्छा एक है टेम्परेरी पोलरिटी। ठीक है। तो पोलरिटी जो जिनमें परमानेंट रहती है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है पोल्स बन जाते हैं, पोलराइजेशन का मतलब भी पोल्स बनना। ठीक है। तो उनमें पोलराइजेशन जो होती है उनमें तीन इफेक्ट होते हैं बेटा। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, देखो पोलराइजेशन जो होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अच्छा, दूसरी जो पोलराइजेशन होती है वो होती है मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। मेसोमेरिक जो इफेक्ट है उसकी वजह से पोलराइजेशन आ जाती है, या जिसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, एक जो पोलरिटी पैदा होती है, पोलराइजेशन वो होती है हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ठीक है। तो आप देखो, जो परमानेंट पोलराइजेशन है बेटा, जो परमानेंट पोलराइजेशन है वो किसकी वजह से होती है? एक होती है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, एक होती है मेसोमेरिक इफेक्ट से,
एक होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, परमानेंट पोलराइजेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टाइप है बेटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं उस तरफ जिसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और जो एटम दूसरा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और वो चार्ज परमानेंट होती है, टेम्परेरी मगर परमानेंट चार्ज आ जाती है। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, ठीक है, एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा देखो, हमने पढ़ा था एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अच्छा, जो दूसरे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। वो या ग्रुप्स कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे, जब कार्बन के साथ, देखो एक है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, सपोज एक से, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जो बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन में बेटा NH3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है, NO2 भी है, भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। मगर NH3 का जो पावर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, NH3 की तरफ खींचता है, CH भी खींचता है, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचते हैं। जब कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे, जब ये ग्रुप कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, कार्बन को पॉजिटिव बना लेंगे। देखो इसके अलावा फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, ये सब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है। देखो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बेटा, ये बॉन्ड नॉन पोलर है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर है क्योंकि एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस भी सेम है। मगर कार्बन का बॉन्ड जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो जाएगा, एक्स के साथ हो जाएगा, एक्स इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगेगा, देखो एक्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, एक्स की तरफ जाएंगे, तो एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि एक्स जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, एक्स में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग एबिलिटी या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है ये जो इंडक्ट इफेक्ट है पूरी रिंग में, पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट होगा। जो इंडक्ट इफेक्ट है जब एक कार्बन पर रुकेगा नहीं, पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट होगा। इस कार्बन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव आएगी चार्ज, इस कार्बन के ऊपर क्या होगी, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी। तो इसका मतलब है इसका असर ज्यादा इस पर पड़ता है, इस पर कम पड़ता है, उसके बाद कम हो जाता है। मतलब सेकंड कार्बन के बाद, ये जो फर्स्ट सेकंड कार्बन के बाद इसका असर कम हो जाता है। तो इंडक्ट इफेक्ट जो होता है वो पूरी चेन के अंदर बेटा होता है। और याद करो, इंडक्ट इफेक्ट उन मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा जिनमें कार्बन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड है,
ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन विद्रोही ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बेटा ये ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड के जरिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेता है। ठीक है, पाई बॉन्ड वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, पाई बॉन्ड के अंदर दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंडक्ट इफेक्ट है, याद कर लो, ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होगा। देखो इंडक्ट इफेक्ट सेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होगा जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या करता है, कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने से इसके अंदर देखो पोलरिटी इंड्यूस हो गई है, इसके अंदर पोलरिटी आ गई है, ये पोलर बन गया है, पहले नॉन पोलर था, ये पहले नॉन पोलर था, अब ये क्या बन गया, इसके अंदर पोलरिटी इंड्यूस हो गई है, अब ये पोलर बन गया है। और पोलर किसने बनाया, इसने एक्स ने बना दिया इसको, जो इलेक्ट्रॉन विद्रोही ग्रुप था उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जेस क्या आ गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, बाकी इन सबके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गई। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कार्बन का बॉन्ड जब किसी विथड्राइंग, मतलब ये विथड्राइंग ग्रुप के साथ होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। अच्छा दूसरा एक चीज और भी है, अच्छा दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वाई, जब कार्बन का बॉन्ड किसके साथ, रिलीजिंग ग्रुप के साथ होगा, ऐसे ग्रुप के साथ जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कार्बन को इलेक्ट करने वाले जो ग्रुप हैं, ठीक है, अगर कार्बन का साथ बॉन्ड उसी के साथ है, सपोज करते हैं कार्बन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ है, कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, क्योंकि आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कार्बन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ भी होता है। ठीक है, अब देखो वाई के साथ बॉन्ड है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन की खींचने की साइज ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये जो वाई होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बेटा जो वाई है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किसको देगा, कार्बन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, और ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। बेटा ये जो ग्रुप है वाई जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वाई तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इसके ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और ठीक है इलेक्ट्रॉन पूरी चेन के अंदर ट्रांसफर होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो पूरी चेन के अंदर ट्रांसफर होंगे, इसके ऊपर और स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगी, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, मगर इसका असर भी मैंने आपको पहले बता दिया, सेकंड कार्बन के बाद कम हो जाता है। बेटा जो इंडक्ट इफेक्ट है जहां पे वो लगा हुआ है ना एक्स, उसके बाद जो सेकंड कार्बन उसके बाद उसका असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इतना असर रहता है उसका। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये क्या है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा बेटा मैथ की अब क्लास है, मैथ की और बायो की भी क्लास है। ठीक है, तो